हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्त ही होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th साइंस हिंदी मीडियम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कार्बनिक रसायन। और 12th की कार्बनिक रसायन बहुत बड़ी है। इसमें बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं आएगी और हर एक अभिक्रिया को समझने के लिए आपको बहुत सारी छोटी छोटी बातें याद रखनी होगी, जो कि आप 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो बच्चों, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से नहीं समझी है तो भी हम यहाँ पर हर एक अभिक्रिया को विस्तार से पढ़ेंगे, ताकि पूरी अभिक्रिया आपके समझ में आ जाए। बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन स्टार्ट करेंगे। और इसमें आज हम इसका सामान्य परिचय, नामकरण और वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों देखो, हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होते हैं। तो देखो, नाम से ही पता लगाते हैं। देखो, दोनों में हेलो है पहले। तो हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, ठीक है ना। और हेलोजन आवर्त सारणी में जो 17वां वर्ग है ना, वो हेलोजन कहलाता है। और 17वें वर्ग के सदस्य कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है ना। तो इन्हें हम हेलोजन बोलते हैं। इनको हेलोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लवण बनाते हैं। जैसे क्लोरीन है, सोडियम के साथ मिलकर के NaCl सोडियम क्लोराइड बनाएगा, जो कि एक क्या है? लवण। तो ये तत्व लवण बनाते हैं, इसलिए हम इनको हेलोजन बोलते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, जो एस्टेटिन है ना, वो इस वर्ग में जरूर आता है लेकिन हेलोजन नहीं है, क्योंकि यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। और आप जानते हो कि रेडियो एक्टिव तत्व के सारे गुणधर्म अलग होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व का मतलब वह तत्व जिससे विकिरण निकलते रहते हैं, जिसका नाभिक स्थायी नहीं होता है, टूटता रहता है, उससे हम रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि इस वर्ग में केवल ये चार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही हेलोजन है। तो हेलोजन का तो पता लग गया आपको। अब देखो, एल्केन और एरीन क्या होते हैं। देखो, तो बच्चों देखो, एल्केन और एरीन दोनों, एल्केन और एरीन दोनों हाइड्रोकार्बन है। ये दोनों हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अभी हाइड्रोकार्बन के बारे में बताऊंगा ना, तब पूरा समझ में आ जाएगा। अभी तो देख लो ये इसके बारे में क्या लिखे हम। तो देखो, हेलो का मतलब हेलोजन और एल्केन और एरिन का मतलब हाइड्रोकार्बन। तो आप सिंपल बोल सकते हो, यदि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाए और हेलोजन जुड़ जाए, हेलोजन 17वें वर्ग के तत्व है। और इनको हम सबको एक साथ से अक्स लिखते हैं, कैपिटल अक्स से शो करते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन निकल जाए और हेलोजन जुड़ जाए ना, तब हेलो एल्केन और हेलो एरिन बनते हैं। आगे बात समझ में तो आप सिंपल परिभाषा दे सकते हो। अब देखो, हेलोजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है। जब एक जुड़े दूसरा बाहर निकले ना, तो उसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। तो आप सिंपल बोल सकते हो, यदि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा हो जाए, तब हेलो एल्केन या फिर हेलो एरिन बनते हैं। अब बच्चों देखो, कैसे हेलो एल्केन बनेंगे और कैसे हेलो एरिन बनेंगे। तो ये आप समझोगे हाइड्रोकार्बन से, तो आपको हाइड्रोकार्बन समझ में आना चाहिए। तो ध्यान से समझना। तो देखो, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम हाइड्रोकार्बन की। तो देखो, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, बस ये दो ही हो, कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब बच्चों, हाइड्रोकार्बन होते हैं दो प्रकार के। एक तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। ये सारी बातें 11th में आती है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन की सीधी श्रृंखला हो, ठीक है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन की बंद श्रृंखला हो, यानी कि कार्बन बंद वलय बनाए, तब एरोमेटिक। वैसे एरोमेटिक के लिए एक शर्त और लागू करनी होगी, तो वो अभी बताऊंगा।
तो अभी तो देखो एलिफेटिक का मतलब कार्बन सीधी श्रृंखला में हो, ठीक है ना, ऐसे कार्बन सीधे आपस में सीधे जुड़े हुए हो। और एरोमेटिक का मतलब कार्बन की क्या हो, बंद श्रृंखला हो, यानी कि बंद वलय बनाता हो। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो, यानी कि सिंगल बॉन्ड हो। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। कहने का मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो बच्चों इस चैप्टर में केवल हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जो हैलोजन व्युत्पन्न बनता है, यानी कि हेलो एल्केन बनता है, वो ही पढ़ेंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, ठीक है ना, ध्यान देना जरा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, ध्यान देना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकल जाए और हैलोजन जुड़ जाए, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन से हो जाए ना, तब हेलो एल्केन बनते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे, हालांकि इनका वर्गीकरण जरूर करेंगे, लेकिन केवल हम ये ही पढ़ेंगे। और दूसरा हम हेलो एरिन पढ़ेंगे। तो देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो इसके लिए आपको दो शर्त माननी पड़ेगी। एक तो कि कार्बन की बंद श्रृंखला होनी चाहिए, तो ये लो, कार्बन ने बंद श्रृंखला बना ली, बंद वलय बना ली, है ना, वलय का मतलब बंद हो गया, है ना, एक। और दूसरी शर्त क्या है, हक्कल का नियम लगना चाहिए बच्चों, हक्कल का नियम। और यह नियम आप ध्यान से समझना, हक्कल का नियम, हक्कल ने क्या कहा है कि वह हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक है जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं, तो मान लो एक तो हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन है और एक ये हाइड्रोकार्बन है, तो दोनों पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं, तो वो आप सीखो। आपने 11th में सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ रखे हैं, वो कैसे बनते हैं ये तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा जो आपके काम में आएगा। और इतने से काम चल जाएगा यहाँ पर कि जहां पर डबल बॉन्ड होता है ना, वहां पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है ना, इसका मतलब पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड है, यानी कि पाई बंद कितने हैं, 3 है। अब आपको पता है कि एक बंद के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों फॉर्मूला देखते हैं, यहां पर n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 जो भी बैठ रही हो, तो n की वैल्यू 0 रखते हैं। अगर आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो n की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तब आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 4 पाई है और इसमें 6 पाई है, इसका मतलब n की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती। n की वैल्यू 1 रखो तो 4 + 2, अगर n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो इसमें आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले में बैठ नहीं रहा है ना, इसका मतलब यह है एरोमेटिक नहीं है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब यह है एरोमेटिक है। समझ गए ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हैलोजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तब हेलो एरीन बनती है, ठीक है ना। तो देखो एलिफेटिक में संतृप्त से बनता है हेलो एल्केन और एरोमेटिक से बनता है हेलो एरीन, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम, ये दोनों नहीं पढ़ेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जो हैलोजन व्युत्पन्न बनता है वो हम नहीं पढ़ेंगे, हालांकि वर्गीकरण जरूर करेंगे, ठीक है। तो देख लो, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये लो, तो आप हैलोजन जोड़ दो और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो,
ठीक है, तो एक से ज्यादा हैलोजन भी जोड़ सकते हो, तो जितने आप हैलोजन जोड़ोगे ना उतने ही हाइड्रोजन बाहर करने पड़ेंगे। तो देखो हाइड्रोजन निकल गया तो CH2 और हैलोजन जुड़ गया। ऐसे ही यहां पर देखो ये बेंजीन है, ठीक है, आपको हैलोजन जोड़ना है और हाइड्रोजन बाहर करना है। अब बच्चों ध्यान रखना कि यहां पर सभी कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन लगा होता है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और यहां पर देख लो कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो एक एक हाइड्रोजन लगा होता है, हम शो नहीं करते हैं। तो हाइड्रोजन निकल जाएगा और हैलोजन जुड़ जाएगा, तो ये हेलो एरीन बन जाएगी। तो बच्चों आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये तो इनका सामान्य परिचय हो गया, आप हेलो एल्केन कैसे बनाओगे, हेलो एरीन कैसे बनाओगे, तो ये तो इनका सामान्य परिचय हो गया। अब बच्चों हम इनका वर्गीकरण स्टार्ट करते हैं, तो फटाफट इनके बारे में ये थोड़ा लिख लो। तो बच्चों अब देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इनका वर्गीकरण करना, ठीक है। तो वर्गीकरण को ध्यान से समझना, वर्गीकरण। तो देखो वर्गीकरण करते हैं हम हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है ना, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अगर एक हैलोजन है, तो हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, या फिर अगर हेलो एरीन होगी तो हम बोलेंगे मोनो हेलो एरीन, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देख लो CH3 CH2 Cl, तो एक हैलोजन है तो ये मोनो हेलो एल्केन है, यहां पर देख लो, ठीक है ना, एक हैलोजन है, ठीक है। तो जो अंदर होते हैं ना वो 3 बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, ये राउंड दिखा दो, है ना। तो ये हेलो एरीन है, ठीक है, मोनो हेलो एरीन है क्योंकि एक ही क्लोरीन है ना, ठीक है। अगर दो हैलोजन हो तो हम बोलते हैं डाई हेलो एल्केन, ठीक है भी, एक के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, और 3 से ज्यादा होने पर हम पहले पोली पूर्व लगन यूज करते हैं। पोली का मतलब होता है बहुत सारे, तो 3 तक ही लिखने हैं आपको, ठीक है ना। तो डाई हेलो एल्केन या फिर डाई हेलो एरीन, ठीक है, तो 2 लगा दो, ये लो, है ना। ये हैलोजन एक कार्बन पर भी हो सकते हैं, और ये डाई हेलो एरीन, और अगर 3 हो गए ना तो ट्राई हेलो एल्केन या फिर ट्राई हेलो एरीन। आगे बात समझ में। तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमने इनको वर्गीकृत कर दिया कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनको मोनो, डाई, ट्राई हेलो एल्केनो या हेलो एरीनो में बांटा गया है, ठीक है। अब बच्चों हम करते हैं मोनो हेलो एल्केनो का वर्गीकरण। हम मोनो हेलो एल्केन और डाई हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान से समझना है। तो देखो मोनो हेलो एल्केनो का वर्गीकरण, मोनो हेलो एल्केनो का वर्गीकरण। तो देखो इसको हम वर्गीकृत करेंगे संकरण के आधार पर, sp3 और sp2 के आधार पर। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो मोनो हेलो एल्केन को हम फर्स्ट वर्गीकृत करते हैं, इसका फर्स्ट टाइप है CsP3 अक्षबंध के आधार पर। अब इसका मतलब समझना आप, इसका मतलब क्या है और sp3 संकरण क्या है वो बताऊंगा। इसका मतलब है कि जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो वो sp3 संकरित होना चाहिए, ठीक है ना, कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ हो वो sp3 संकरित होना चाहिए। और संकरण आप 11th क्लास में पढ़ते हो, तो बच्चों आपको पूरा जानने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर एक ही बात आपको जाननी है कि अगर कार्बन सारे एकल बंध बना रहा है ना, सिंगल बॉन्ड, तो वो sp3 संकरित होगा, ये बात याद रखो। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होगा वो sp2 संकरित होगा।
बस ये तो याद रख ही सकते हो कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो sp3 संकरित है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2 संकरित है। याद रख सकते हो, सिंपल है। तो CsP3 अक्षबंध के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से, ध्यान से समझना। फर्स्ट है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो बच्चों प्राथमिक एल्किल हैलाइड वो होता है जिसमें हैलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, यानी कि हैलोजन किससे जुड़ा रहता है? प्राथमिक कार्बन से। हैलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। अब बच्चों ये कार्बन प्राथमिक कौन सा होता है? कौन सा प्राथमिक कार्बन होता है? कौन सा द्वितीयक कार्बन होता है? कौन सा तृतीयक कार्बन होता है? कौन सा चतुष्क कार्बन होता है? तो एक एग्जांपल में इसके बारे में बता रहा हूं। तो मान लो हमारे पास ये कोई हाइड्रोकार्बन है, इसको ध्यान से समझना बच्चों। ये मान लो कोई हाइड्रोकार्बन है, तो अब इसमें पता लगाते हैं कि कौन सा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क कार्बन है। तो प्राथमिक कार्बन वो होगा जो एक कार्बन से जुड़ा होगा, द्वितीयक कार्बन वो होगा जो 2 कार्बन से जुड़ेगा, तृतीयक कार्बन वो होगा जो 3 कार्बन से जुड़ेगा, और चतुष्क कार्बन वो होगा जो 4 कार्बन से जुड़ेगा। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? बस इस एक से जुड़ा हुआ है ना, तो ये प्राथमिक कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 से जुड़ा हुआ है ना, तो ये तृतीय कार्बन। ये कार्बन प्राथमिक। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4, ये चतुष्क कार्बन। ये कार्बन सिर्फ 1 से जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक। ये कार्बन भी प्राथमिक। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 1 2 द्वितीयक और ये प्राथमिक। तो समझ गए ना कौन सा प्राथमिक, कौन सा द्वितीयक, कौन सा तृतीयक और कौन सा चतुष्क कार्बन होता है। तो बच्चों अब देख लो, हैलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं तो बताओ मैं ये लिख सकता हूं क्या कि इसमें हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन देख लो कौन सा है, तो यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 से, यानी कि यह कार्बन प्राथमिक कार्बन है। समझ गए ना, है ना। अब देखो नेक्स्ट, और इसमें देख लो यहां पर भी जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह sp3 संकरित है, क्योंकि यह कार्बन चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। एक तो इसके साथ सिंगल है, इसके साथ सिंगल है, और 2 हाइड्रोजन है, तो सिंगल बॉन्ड ही है ना। अब देखो नेक्स्ट, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड में हैलोजन द्वितीयक कार्बन से जुड़ता है। तो अब आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, द्वितीयक तृतीयक के बारे में जुड़ा होता है। तो बच्चों देखो यह एग्जाम्पल बैठ रहा है क्या? यह एग्जाम्पल, तो इसमें देखो एक तो यह कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है ना वो sp3 संकरित होना चाहिए। तो यह कार्बन है, इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो यह देखो सभी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। 3 तो ये रहे और 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि sp3 संकरित तो है। दूसरा यह द्वितीयक है क्या? देखो तो यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से, तो जो 2 कार्बन से जुड़ा होता है वो द्वितीयक कार्बन होता है। इसका मतलब बैठ गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट है देखो तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो इसमें क्या होता है? हैलोजन कौन से कार्बन से जुड़ा होता है? सिंपल सी बात है, हैलोजन तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है। तो तृतीय कार्बन, तो तृतीय कार्बन का मतलब वह कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ता हो। अब देख लो, पहले तो ये देखो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 है, सिंगल बॉन्ड है, और यह कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब तृतीय कार्बन है। तो बच्चों 3 तो समझ गए होंगे आप। अब देखो चौथा होता है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड, तो बच्चों अब ध्यान से समझना,
इसमें हैलोजन, ध्यान देना जरा, इसमें हैलोजन, एलिलिक हैलाइड को ध्यान से समझना, इसमें हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन आगे जाकर के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसमें हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन आगे जाकर के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब बच्चों ये कार्बन नंगे हैं, इनको कपड़े पहना दो, मतलब हाइड्रोजन लगा दो, तो देखो 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, 2 बना रहा है 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन कितने बना रहा है, 2 और 1 3, तो 1 हाइड्रोजन। यह कार्बन 2 बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन। तो यह हो गया एलिलिक हैलाइड। कहने का मतलब इस ग्रुप को है ना, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, इस ग्रुप को हम एलिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिल ग्रुप। ठीक है ना। इसका एग्जांपल देखो, ये भी तो हो सकता है कि इसमें हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन आगे जाकर के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये भी बैठ रहा है एग्जांपल। तो ध्यान रखना, पहचानने में गलती मत कर देना। ठीक है, 4 हो गए ना। अब देखो 5वां है बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड, तो बेंजीलिक हैलाइड का क्या मतलब है, तो बच्चों इसमें हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा होता है जो आगे जाकर के बेंजीन वलय से जुड़ता है। इसमें कार्बन उस हैलोजन, मतलब इसमें हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा होता है जो आगे जाकर के बेंजीन वलय से जुड़ता है। तो इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन लगा दो, तो ये हो गया बेंजीलिक हैलाइड। तो बच्चों ये मोनो हेलो एल्केनों का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो और इनको लिख लो। तो बच्चों मोनो हेलो एल्केनों के वर्गीकरण का दूसरा टाइप है CsP2 अक्षबंध के आधार पर। अब इसका मतलब समझो जरा, इसका मतलब है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होगा वो कार्बन sp2 संकृत होना चाहिए। कहने का मतलब वह कार्बन डबल बॉन्ड बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसके आधार पर अपने 2 प्रकार के होते हैं एल्किल हैलाइड, एक तो वाइनिल हैलाइड और एक अपना होता है एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड तो हम हेलो एरिन को ही बोलते हैं। तो वाइनिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ये लो। ठीक है ना। तो देखो इस ग्रुप को हम वाइनिल ग्रुप बोलते हैं, इस ग्रुप को वाइनिल ग्रुप बोलते हैं, ध्यान रखना। तो वाइनिल हैलाइड का मतलब इसमें हैलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो sp2 संकृत है कि नहीं है। ठीक है, सिंपल है। एरिल हैलाइड का मतलब इसमें हैलोजन बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। और बेंजीन वलय में आप जानते हो ना कि 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन sp2 संकृत होना चाहिए, और है भी क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है। तो बच्चों ये हो गया मोनो हेलो एल्केनो का वर्गीकरण। अब हम पढ़ते हैं डाई हेलो एल्केनो का वर्गीकरण। तो ध्यान से समझना, अब हमारे पास है डाई हेलो एल्केनो का वर्गीकरण। तो बच्चों डाई हेलो एल्केन को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक तो जेमाइनल, या फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। तो बड़ा सिंपल है, डाई हेलो एल्केन का मतलब हैलोजन कितने होंगे, 2 होंगे। और जेमाइनल या फिर जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है कि एक ही कार्बन पर 2 समान हैलोजन होना। एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन हो, जेमाइनल या फिर जेम डाई हैलाइड। दूसरा है विसिनल, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं विस डाई हैलाइड। तो बच्चों अगर पास पास वाले कार्बन पर
मतलब 1-2 पोजीशन पर समीपवर्ती कार्बन पर दो समान हैलोजन होना, तो उसे हम विसिनल या फिर विस डाई हैलाइड बोलते हैं। तो बच्चों हेलो एल्केन और हेलो एरिन का ये यहाँ पर वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। हेलो एल्केन का ये वर्गीकरण है, वैसे हेलो एरिन में तो ये एक आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है। अब हम इनका नामकरण पढ़ेंगे, तो फटाफट इनको लिख लो और नामकरण स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हेलो एल्केन और हेलो एरिन का नामकरण स्टार्ट करते हैं। तो देखो हेलो एल्केन और हेलो एरिन आईयूपीएसी नाम है। हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, हम सामान्य नाम भी देखेंगे, ठीक है। तो इनका सामान्य नाम क्या होता है? तो हेलो एल्केन का सामान्य नाम होता है एल्किल हैलाइड, ठीक है। और इनका होता है एरिल हैलाइड, ठीक है। एरिल हैलाइड होता है। और हेलो एरिन भी सामान्य होता है। ध्यान रखना आईयूपीएसी पद्धति ने यह मानना है कि हेलो एरिन को आप सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम दोनों में ले सकते हो। तो ध्यान रखना हेलो एल्केन तो है आईयूपीएसी नाम, जबकि एल्किल हैलाइड है सामान्य नाम, ठीक है। तो अब देखो आईयूपीएसी पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। तो देखो यहां पर तो हम यौगिक लेंगे, ठीक है ना। चलो टेबल बना करके क्या ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल वाइज लिख लेते हैं, टेबल बनाने की क्या जरूरत है। तो देखो मान लो हमारे पास ये एग्जांपल आ जाए CH3Cl, तो पहले सामान्य उसके नीचे आईयूपीएसी। तो देखो एल्किल, तो एल्किल के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? कार्बन है ना एक, तो मैथ, और एल्किल का मतलब मैथिल, तो इसका नाम हो गया मैथिल। और हैलाइड की जगह क्लोराइड। तो बच्चों इसका सामान्य नाम हो गया मैथिल क्लोराइड। अब आईयूपीएसी लिखेंगे हेलो एल्केन के अकॉर्डिंग, तो हेलो की जगह है क्लोरो, सिंपल है एकदम। क्लोरो और एल्केन की जगह एक कार्बन है ना, तो मैथेन हो गया, तो क्लोरोमैथेन। कोई दिक्कत नहीं होगी आपके। ऐसे ही मान लो ये एग्जांपल आ जाए CH3CH2Cl, तो सामान्य नाम लिखेंगे एल्किल हैलाइड के अकॉर्डिंग। तो एल्किल की जगह यहां पर दो कार्बन है, तो एथ, और एल्किल का मतलब एथिल, और क्लोराइड। और ध्यान रखना बच्चों अगर यहां पर फ्लोरीन आ गया ना तो फ्लोराइड, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमाइड, आयोडीन आ गया तो आयोडाइड, ऐसे लिखेंगे। और आईयूपीएसी लिखेंगे तो हेलो एल्केन के अकॉर्डिंग क्लोरो एथेन, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपके। अब मान लो ये एग्जांपल आ जाए हमारे पास CH3CH2CH2Cl, इस बार 3 कार्बन है ना, तो हम करेंगे प्रोपिल, क्योंकि 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं ना, तो प्रोपिल क्लोराइड। लेकिन बच्चों ये बात याद रखना कि अगर कार्बन 2 से ज्यादा हो ना, तब हम सामान्य नाम लिखते समय एन लगाते हैं। 2 से ज्यादा होते ही एन प्रोपिल क्लोराइड हो गया। और 2 कार्बन से ज्यादा होते ही जब हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं ना, तो काउंटिंग करते हैं। तो कार्बन को काउंट करो तो 1 2 3, इस साइड से हम लेफ्ट टू राइट नहीं कर सकते, उस साइड से काउंटिंग करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह है, यानी कि हैलोजन को कम नंबर मिले, तो राइट टू लेफ्ट ही करना होगा ना। तो देखो इसका नाम तो क्लोरोप्रोपेन ही है, देखो क्लोरोप्रोपेन, लेकिन क्लोरो कितने नंबर पर है तो उसकी पोजीशन बता दो, 1 क्लोरोप्रोपेन। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, समझदार तो हो ही हो आप। अब देखो नेक्स्ट, अब मान लो हमारे पास 3 कार्बन में ऐसी कंडीशन बन जाए, बच्चों ध्यान से समझना, 3 कार्बन में ऐसी कंडीशन बन जाए और कोई क्रियात्मक समूह है बीच वाले कार्बन पर लगा हुआ हो, तो अगर देखो वैसे तो 3 कार्बन है और बीच में क्लोरीन है, तो इसका सामान्य नाम तो प्रोपिल क्लोराइड ही होगा। सामान्य नाम क्या होगा? प्रोपिल क्लोराइड ही होगा। लेकिन 3 कार्बन में बीच वाले पर लगा हुआ हो ना, तो उस 3 कार्बन को हम बोलते हैं आइसो।
अगर कोई क्रियात्मक समूह है 3 कार्बन में बीच वाले कार्बन पर लगा हुआ हो तो उस 3 कार्बन को आइसोप्रोपिल बोलते हैं। यदि साइड वाले पर लगा हुआ हो तो उसे एन प्रोपिल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो पोजीशन बता दो तो 1 2 3 तो 2 क्लोरो प्रोपेन। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। अब देखो बात करते हैं 4 कार्बन की। अगर 4 कार्बन में आपको ऐसा मिल जाए तो ब्यूटिल क्लोराइड, सामान्य नाम लिखेंगे तो 4 कार्बन है तो ब्यूटिल होगा ना, लेकिन कार्बन 4 है, इसका मतलब एन ब्यूटिल क्लोराइड। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अगर आईपीएसी लिखेंगे तो 1 पर है तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब बच्चों 4 कार्बन वाले आइसो की बात करते हैं। तो देखो आइसो तो आप याद ही रख लो कि आइसो ग्रुप 3 कार्बन में कौन सा होता है और 4 में कौन सा होता है। 3 में तो सिंपल है, बीच वाले कार्बन पर कुछ लगा हुआ तो वो आइसो है, लेकिन 4 कार्बन वाले में ये दिक्कत आ जाती है। 4 कार्बन में यदि एक श्रृंखला लगी हुई है, कहने का मतलब एक CH3 शाखा के रूप में लगा हुआ है ना, 4 कार्बन में एक CH3 शाखा के रूप में लगा हुआ हो तब हम उसे 4 कार्बन वाला आइसो बोलते हैं कि एक CH3 अगर शाखा के रूप में लगा हुआ है तो ये 4 कार्बन वाला आइसो है। तो आइसो, उसके बाद 4 कार्बन को वैसे तो आपको पता ही है ब्यूटिल, सामान्य तो एल्किल हैलाइड से लिखेंगे ना, तो ब्यूटिल क्लोराइड। तो बच्चों कोई दिक्कत है क्या? अब आईयूपीएसी, तो बच्चों अब शाखा लग गई ना, इसका मतलब हमें मेन श्रृंखला सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो देखो वह श्रृंखला सेलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन भी ज्यादा हो, क्रियात्मक समूह भी आ जाए, तो यह श्रृंखला मैंने सेलेक्ट कर ली। उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह कम नंबर मिले, तो यहां पर तो हेलोजनी क्रियात्मक समूह है। तो देखो प्रतिस्थापी को, अब देखो चयन के जो बाहर रह जाता है ना वो प्रतिस्थापी होता है, तो CH3 है। ठीक है, अब CH3 को हम बोलते हैं मैथ, लेकिन प्रतिस्थापी है तो मैथिल। ध्यान रखना प्रतिस्थापी के लिए हम इल लगाते हैं, तो एक कार्बन यानी कि CH3 तो मैथिल। ठीक है, तो अब देखो 1 पर तो लगा हुआ है क्लोरो, 2 पर लगा हुआ है मैथिल, तो मैथिल का M और क्लोरो का C, तो पहले कौन आता है? C आता है ना ABCD में, तो पहले हम क्लोरो के बारे में लिखेंगे। तो देखो आईयूपीएसी लिखेंगे तो 1 क्लोरो 2 मैथिल। अब चैन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। तो बच्चों कोई दिक्कत? अब 4 कार्बन में अगर आपके पास ये स्थिति बन जाए, अगर 4 कार्बन में यह स्थिति बन जाए तब क्या करोगे? तो बच्चों ये जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है? देखो भी इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब यह है द्वितीयक कार्बन है। तो सामान्य नाम क्या हो गया इसका? द्वितीयक। और कार्बन 4 है तो ब्यूटिल क्लोराइड, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो बच्चों आया क्या नाम समझ में? अब आईयूपीएसी तो आप जानते ही हो। अब आप चैन की काउंटिंग करो तो राइट टू लेफ्ट करोगे या फिर लेफ्ट टू राइट? सिंपल सी बात है, लेफ्ट टू राइट ही करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लोरीन को कम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4, तो देखो 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अब देखो 4 कार्बन में अगर ऐसी कंडीशन बन जाए, ध्यान से देखना बच्चों, अगर 4 कार्बन में ऐसी कंडीशन बन जाए तो देखो क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से, तो यह हो गया तृतीयक। ये कार्बन तृतीय कार्बन हुआ ना, तो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। समझे कुछ? अब देखो आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो लंबी से लंबी कार्बन चैन आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद किधर से भी काउंट करो तो 1 2 3, तो 2 पर मैथिल है और 2 पर क्लोरो है,
तो 2 क्लोरो 2 मैथिल। अब देखो चैन में कितने कार्बन है? 3, तो ये लो प्रोपेन। अब बच्चों अगर 5 कार्बन हो तो देखो 5 कार्बन को तो ऐसे ही लिख लो ना आप, कौन इतना लंबा लिखेगा? 3CH2Cl। करने का मतलब देखो CH3 है, उसके बाद 3 लगातार CH2 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 और लास्ट वाला CH2 दिखा दिया। 5 कार्बन सीधा है ना, तो सीधी हो तो सीधी श्रृंखला हो तो N लगाएंगे, 2 से ज्यादा होती। और 5 कार्बन का मतलब पेंटिल क्लोराइड, और वैसे आईपीसी लिखेंगे तो 1 क्लोरो पेंटेन। ठीक है बच्चों। अब देखो 5 कार्बन में एक ही मोस्ट होता है और वो होता है नियोपेंटिल। नियो ग्रुप कौन सा होता है? तो बच्चों ध्यान रखना, अगर आपके पास ये आ जाए ना, ये, तो ये नियोपेंटेन होता है। अब इसका हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे तो एक हाइड्रोजन निकाल दो और क्लोराइड मतलब क्लोरीन लगा दो या कोई भी हैलोजन लगा दो, तो ये एल्किल हैलाइड बन गया ना। लेकिन ये ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को हम नियो बोलते हैं। तो इसका नाम, सामान्य नाम होगा बच्चों, ध्यान देना, नियो पेंटिल क्लोराइड। नियो पेंटिल क्लोराइड। अब आईयूपीएसी तो चैन ले लो जिसमें हैलोजन आ जाए, तो ये चैन तो हम ले नहीं सकते, इसका मतलब ये चैन हमें लेनी पड़ेगी। तो काउंट कर लो, उधर से काउंट करोगे जिधर से हैलोजन हो। तो 1 2 3, तो 2 पर देखो 2 मैथिल लगे हुए हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, कोई भी देखो कोई भी प्रतिस्थापी अगर 2 बार, जितनी बार आता है ना, हम उसकी स्थिति उतनी बार बताते हैं। तो यह 2 नंबर के कार्बन पर 2 बार आ रहा है ना, तो हम इसकी स्थिति भी कितनी बार बताएंगे? 2 बार बताएंगे। तो 2 2। अब कोई प्रतिस्थापी 2 बार आ जाए तो हम डाई यूज करते हैं, 3 बार आ जाए तो हम ट्राई यूज करते हैं। तो 2 2 डाई हो गया। अब कौन आया है? 2 बार मैथिल आया ना, तो 2 2 डाई मैथिल, है ना। सॉरी, पहले क्लोरो लिखेंगे ना, तो इधर से स्टार्ट कर रहा हूं। तो 1 क्लोरो, ठीक है ना, क्योंकि सी पहले आता है मैथिल से। तो 1 क्लोरो 2 2 डाई मैथिल, और अब चैन में 3 कार्बन है तो प्रोपेन। तो बच्चों एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे आपके, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो और इनको लिख लो। अब हम और एग्जाम्पल करते हैं। तो बच्चों अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो मान लो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl। तो ये अपना एलिलिक हैलाइड है, एलिलिक हैलाइड कॉमन। आईयूपीएसी देख लो। तो अब देखो इसमें 2 क्रियात्मक समूह हैं, एक तो डबल बॉन्ड है और एक हैलोजन है। तो आपको क्रियात्मक समूह की जो प्रायोरिटी की टेबल है वो याद करनी होगी, ठीक है ना। तो क्रियात्मक समूह की टेबल याद कर लेना, जो पहले आता है ना उसको प्रायिकता देते हैं। तो जो डबल बॉन्ड है वो हैलोजन से पहले आता है, तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो गया? 3 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद कार्बन कितने? 3 है ना, तो 3 को हम लिखेंगे प्रोप। उसके बाद डबल बॉन्ड कितने पर है? 1 पर है ना, 1 इन। ये आईपीएसी हो गया। ऐसे ही मान लो आपके पास ये हो CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, तो ये वाइनिल है, ये वाइनिल क्लोराइड है, क्लोराइड है ना। यहां पर भी हैलाइड की जगह क्लोराइड कर लेना भाई, ठीक है ना। नाम लिखते हैं तो 2 कार्बन है तो क्लोरो, और 2 कार्बन एथ और डबल बॉन्ड है तो एथीन, क्लोरो एथीन। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लो ये एग्जांपल हमने ले लिया, ध्यान से समझना बच्चों। मान लो ये हमारे पास एग्जांपल है CH2Cl। तो सिंपल नाम तो ये बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है ना बच्चों। अब आईयूपीएसी, तो एक ही कार्बन हमारे पास, ठीक है ना। देखो क्योंकि चैन के जो रिंग के कार्बन है ना, वलय के कार्बन हम बाहर वाले के साथ काउंट कभी नहीं करते। तो कहने का मतलब हमारे पास एक ही कार्बन है और एक तो लगा हुआ है क्लोरो,
एक लगी हुई है बेंजीन वलय। तो बेंजीन वलय जब प्रतिस्थापी के रूप में होती है तो हम फेनिल लिखते हैं, और फेनिल का पी, तो पहले सी आता है कि पी आता है? सी आता है ना, तो सी का हो गया क्लोरो, और इस रिंग का हो गया फेनिल, तो क्लोरोफेनिल। अब एक ही कार्बन है तो क्लोरोफेनिल मेथेन। बच्चों समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ एक एग्जांपल हम हेलोएरिन के भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये है, तो क्लोरो और रिंग को बोलेंगे बेंजीन। क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। कोई दिक्कत नहीं है। इसका सामान्य भी यही है, यानी कि सामान्य नाम भी यही है, और IUPAC भी यही है, क्लोरोबेंजीन, है ना। IUPAC पद्धति ने मानना है। अब देखो इसका अर्थ यहां पर समझ में नहीं आएगा। अब देखो जैसे ही हम दो हेलोजन लगा देंगे ना तब समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बात जानना बहुत जरूरी है कि रिंग से कोई क्रियात्मक समूह है लगा हुआ हो। ध्यान रखना कि बेंजीन वलय से कोई क्रियात्मक समूह है लगा हुआ हो, उसके पास वाली स्थिति को हम ऑर्थो स्थिति बोलते हैं, जिसे हम छोटे ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, इसके पास वाली ये दो स्थितियां है ना, तो ये दोनों क्या है? ऑर्थो स्थिति। ऑर्थो के बाद वाली जो स्थिति है उसे हम बोलते हैं मेटा स्थिति। तो ये है, ये ऑर्थो, ये मेटा, और सबसे लास्ट वाली को हम बोलते हैं पैरा स्थिति, जिसे हम पी से, और मेटा को हम एम से। तो एक रिंग में दो ऑर्थो, दो मेटा और एक पैरा, अगर एक प्रतिस्थापी एक क्रियात्मक समूह लगा हुआ हो। आ गई बात समझ में? तो एक क्रियात्मक समूह लगा हुआ हो तो उसके रेस्पेक्ट में दो पास वाली ऑर्थो, ऑर्थो के आगे वाली मेटा, और एक लास्ट वाली पैरा स्थिति होती है। अब बच्चों आपको सामान्य नाम का पता चलेगा। अब मान लो हमारे पास ये है, ठीक है। तो अब देखो अगर इसको मैं मानता हूं तो ये पोजीशन ऑर्थो हो गई ना, तो ऑर्थो पर क्लोरो लगा हुआ है। देखो ये तो मेरी क्लोरोबेंजीन है ये। अब ये पोजीशन ऑर्थो, ऑर्थो पर क्लोरो लगा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। अब ये हो गया सामान्य नाम बच्चों, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। अब IUPAC लिखेंगे ना तो इसको 1 मान लो, इसको 2, ऐसे। तो अगर IUPAC लिखेंगे तो 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन। तो अब पता चला ना आपको, ठीक है ना, कि सामान्य और IUPAC में क्या अंतर है? 1 वाले में अंतर नहीं है, अगर एक ही हेलोजन लगा हुआ ना तब तो दोनों सेम है, 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन। अगर मान लो ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो ये मेटा पोजीशन हो गई, तो ऑर्थो की जगह मेटा हो जाएगा, तो आप लिख दोगे मेटा डाई क्लोरोबेंजीन, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन। IUPAC तो ये 1 2 3, तो 1 3 डाई क्लोरोबेंजीन। आ गई बात समझ में? अब बच्चों अब मान लो आपके पास ये है, ये क्लोरो है, ये क्लोरो है, ये क्लोरो है। तो देखो अगर इसकी देखें तो ये मेटा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन। इस अगर इसको मैं मानू मैन तो देखो ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा। अगर मैं इसको मैन मानता हूं तो ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा। तो तीनों एक दूसरे की बराबर स्थिति पर लगे हुए हैं ना, इसलिए हम इसे बोलते हैं सममित बेंजीन, ठीक है ना। तो देखो तीनों देखो एक दूसरे की बराबर स्थिति पर है। बराबर का मतलब देखो अगर मैं इस साइड से बेंजीन को काटू ना तो दो बराबर भाग कटेंगे, अगर मैं इस साइड से बेंजीन को काटू ना तो दो बराबर भाग कटेंगे, अगर मैं इस साइड से बेंजीन को काटू ना तो दो बराबर भाग कटेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो क्लोरीन है ये एक दूसरे से सभी बराबर स्थितियों पर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, इससे पहले नाम लगाते हैं हम सममित। क्या लगाते हैं? सममित ट्राइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन।
बेंजीन। ठीक है बच्चों, आईयूपीएसी। तो देखो अगर इससे काउंटिंग स्टार्ट करो तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने कितने पर क्लोरो है, पोजीशन बताओ। एक तो 1 पर है, एक 3 पर है, एक 5 पर है। कोई 3 बार लग जाए तो हम लगाते हैं ट्राई और क्लोरो बेंजीन। आगे बात समझ में। अब बच्चों देखो एक एग्जांपल ये कर लो, मान लो आपके पास ये है CCl3 का 3CCl, इसका आईयूपीएसी नाम है। तो सभी के देखो सामान्य नाम नहीं होते, बस ये ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया इसलिए इसका देख लो। और तो जितने भी एग्जांपल्स है वो हम क्वेश्चंस में कर लेंगे, आप बुक में देख करके प्रैक्टिस कर लेना। और तो देखो ये समझ लो, ये कार्बन है, देखो बीच वाला यहां पर बना रहा हूं मैं, ये कार्बन है। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, एक से लगा हुआ है क्लोरीन और 3 लगे हुए हैं CCl3, 3 लगे हुए हैं CCl3, यानी कि 3 कार्बन है, हर कार्बन से 3 क्लोरीन है। हर कार्बन से 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो यही तो हुआ। देखो ये कार्बन बीच वाला, इससे लगा हुआ है क्लोरीन, इस कार्बन से क्लोरीन, 3 लगे हुए हैं CCl3, तो CCl3 कितने लगे हुए हैं, 3 हो गया। अब देखो आईयूपीएसी लिखते हैं तो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला लेते हैं, तो 1 2 3 यही बैठ रही है, 1 2 3। तो बच्चों देखो अब इस कार्बन श्रृंखला में देखो, अब चलो मैं नंबरिंग हटा देता हूं और ये हमारी कार्बन श्रृंखला हो गई। तो प्रतिस्थापी क्या क्या है, तो ऊपर वाला 1 कार्बन, दूसरा और ये तीसरा। तो क्लोरो कितने हैं, तो देखो 1 पर 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो 3 बार 1 1 1। ठीक है, उसके बाद 2 पर 1 क्लोरीन लगा हुआ है 2। अब 3 पर कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, तो 3 बार 3 3। अब टोटल काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखो 2 आ जाए तो डाई, 3 आ जाए तो ट्राई, 4 आ जाए तो टेट्रा, 5 आ जाए तो पेंटा, 6 आ जाए तो हेक्सा और 7 आ जाए तो हेप्टा, हेप्टा क्लोरो। चलो भाई क्लोरीन का काम तो हो गया। अब देखो ये 2 नंबर के कार्बन पर एक CCl3 लगा हुआ है। तो बच्चों अब सपोज करो अगर ये CCl3 नहीं होकर के CH3 होता, तब आप क्या लिखते, 2 मैथिल ना। इसका मतलब है तो ये मैथिली, लेकिन H की जगह क्या है, क्लोरीन लगे हुए हैं। तो क्लोरीन कितने, 3। तो 2 पर लगा हुआ है, मैथिली तो है लेकिन मैथिल से भी क्लोरीन लगे हुए हैं, तो आप इसको लिखोगे ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो मैथिल। बच्चों ये यहां पर हो सकता है आपको नहीं दिखे, लेकिन नाम है 2 ट्राइक्लोरो मैथिल, हो गया। बस अब चैन का नाम लिख दो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक है बच्चों, और एग्जांपल्स आप ना बुक में देख करके कर लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हेलो एल्केन में C अक्ष बॉन्ड की नेचर पढ़ेंगे, C अक्ष बंध की प्रकृति पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपके वीडियो मतलब लेक्चर समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और साथ में वीडियो को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता लग सके। ओके।